नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को युवक ने मारा थप्पड़, बीजेपी ने जताई कड़ी नाराजगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान मौजूदा एक युवक ने अचानक मंच पर चढ़कर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को वहीं पर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक शिकायत पत्र लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा था। वो पहले उस पत्र को हवा में लहराते हुए तेज आवाज में कुछ कहने लगा और देखते ही देखते मंच की ओर बढ़ा। जब तक सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उसने मुख्यमंत्री के करीब पहुंचकर थप्पड़ मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। हमलावर की पहचान राजेश के रूप में हुई है। शख्स की उम्र 40 साल बताई जा रही है और वो राजकोट से दिल्ली आया था। पुलिस उसे सिविल लाइंस थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद मुख्यमंत्री को कुछ देर के लिए भीतर ले जाया गया। उन्हें मामूली चोट आई है, लेकिन उनकी स्थिति सुरक्षित और स्थिर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सचदेवा ने इस पूरे प्रकरण की जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमले के बाद मैं सदमे में थी। खुद पर हुए अटैक के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद उनका पहला बयान सामने आया है। सीएम गुप्ता ने इसे सिर्फ अपने ऊपर हमला नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को हल करने की उन प्रतिबद्धता पर कायराना कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन अब वो बेहतर महसूस कर रही है। सीएम रेखा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमले संकट पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकती। अब मैं पहले से कई अधिक ऊर्जा और संपन्न के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरे सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपने स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आपका अभिवादन करता हूँ। पाकिस्तान में बारिश से 700 से ज्यादा मौतें, तबाही के लिए भारत पर मढ़ा आरोप। पाकिस्तान इस समय भारी मानसून बारिश और बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। देश में अब तक 706 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 965 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, जहां अकेले 227 लोगों ने जान गंवाई है। पाकिस्तान चैनल समाज टीवी ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि पंजाब में रावी नदी उफान पर है और इसमें 60,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है। रिपोर्टर ने आरोप लगाया कि यही पानी भारत द्वारा छोड़ा गया, जिसकी वजह से नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। प्रशासन ने नदी किनारे के इलाके को खाली कराने के आदेश दिए हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलुज का पानी उपयोग करने का अधिकार है। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब की नदियों का पानी मिलता था। रिपोर्ट्स के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को रद्द कर दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान अब भारत पर बाढ़ का दोष मढ़ रहा है। पाकिस्तान की एनडीएमए ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 24 और मौत दर्ज की गई है। सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी है। 9 राहत शिविरों के जरिए अब तक 6,900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अब तक 25,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आने वाले 24 घंटे में देश से ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश होने का खतरा बना हुआ है। डूब गया जालंधर का चप्पा चप्पा, देखे तस्वीरों में हाल। पंजाब में आज सुबह से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कुछ घंटों की इस बारिश ने जालंधर शहर को पूरी तरह पानी में डुबो दिया। हालात ऐसे रहे कि शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं रही जहां बारिश का पानी जाम ना हुआ हो। अर्बन स्टेट जैसी पॉल्स कॉलोनी भी पानी में डूब रही है। भारी बारिश के कारण काम पर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बारिश के दौरान शहर की सभी सड़कों पर कई फुट पानी भर गया। पानी भरने से आम लोग बेहद परेशान हुए और कई जगह हादसे भी हुए। जगह जगह पानी भरने से साफ हो गया कि नगर निगम ने बरसात के मौसम के लिए कोई खास तैयारी नहीं करी थी। सड़कों से पानी निकालने में कई घंटे लग गए। खास तौर पर वो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जहां सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को खोदा गया था। वहां कीचड़ और टूटी सड़कों ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। निगम का वो एडम्स सेल शहर के सीवरेज और जल सप्लाई सिस्टम को संभालता है, लेकिन इस विभाग के अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। सीवर लाइनों की सफाई के लिए अब तक कोई ठोस अभियान नहीं चलाया गया। बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़क किनारे बने चैम्बरों की भी सफाई नहीं की गई। कुछ जगहों पर सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए खाद निकाली गई, लेकिन उसे उठाया ही नहीं गया, जिसके कारण ये दोबारा उन्हीं लाइनों में चली गई। भारत बहुत मायने रखता है। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच रूस ने दिया अमेरिका को क्लियर मैसेज। रूस ने बुधवार को कहा कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकियों के बीच संबंधों में आई मजबूती को दर्शाता है, जिन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है। भारत में रूसी दूतावास के रोमन बाबूसिकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ की आलोचना की और कहा कि अमेरिका दबाव गलत है और एक तरफा था। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश अपनी आलोचना करता है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने लगातार यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्वक समाधान का आह्वान किया है। भारत की राजनीति ये रही है कि वो अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाए रखे। जहां अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक और राजनीतिक साझेदार है, वहीं रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी है। यही कारण है कि भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने की संभावना से इनकार कर दिया। अमेरिका ने हाल ही के सालों में आर्थिक प्रतिबंधों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। बाबूसिकन का मानना है कि इसमें डॉलर पर वैश्विक विश्वास भी कम हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि रूस कभी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न ही आर्थिक दबाव डालेगा। इसके विपरीत रूस ने भारत को कच्चे तेल की संपूर्ति बनाए रखने के लिए स्पेशल सिस्टम विकसित किया है, जिससे ये साझेदारी अमेरिकी दबाव से प्रभावित नहीं होगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई सुरक्षा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने हाई कोर्ट की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस के साथ साथ बम निर्देशक दस्ता टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि यह धमकी हाई कोर्ट के रजिस्टर के मेल पर आई है। फिलहाल पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट में आने जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। मैंने इस्तीफा दिया था, विपक्ष ने लोकसभा में लगाया संविधान मत तोड़ो का नारा, तो गुस्से में क्या बोले अमित शाह। होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने लोकसभा में बुधवार को संविधान संशोधन विशेष सम्मेलन 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयक पेश करते ही विपक्ष के सांसदों ने संविधान को मत तोड़ो के नारे लगाए। कांग्रेस के एक सांसद के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। मैंने अरेस्ट के बाद मैंने इस्तीफा दिया था। जब तक मैं अदालत से बरी नहीं हो गया था, मैंने अपना पद दोबारा नहीं संभाला। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के किसी अपराध में शामिल होने पर 30 दिन के भीतर पद छोड़ने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने अमित शाह पर कागज भी उछाले और किरण रिजिजू ने को धमकी देने का भी आरोप है। आबेसी ने इस बिल का विरोध किया और विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के भारी हंगामा के बीच लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार से संबंधित 3 बिलों को लोकसभा में जब पेश किया है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शाह से पूछा, क्या आपने गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए नैतिकता आधार पर इस्तीफा दिया था। केरल के उल्लापुर से लोकसभा सांसद ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है। मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। शाह ने वेणुगोपाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने नैतिक आधार पर गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से मुक्त होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से बरी होने के तक
कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव किया कि प्रधानमंत्री मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने के प्रस्ताव वाले संविधान विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया जाए। अमित शाह के विधेयक पेश करने के बाद जिन सांसदों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया उसमें ओवैसी, मनीष तिवारी, एन.के. प्रेमचंद, धर्मेंद्र यादव और के.सी. वेणुगोपाल शामिल रहे। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान विरोधी है। 3 विधेयकों आगे की चर्चा के लिए संयुक्त राज्य समिति को भेज दिया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक करने वाला कौन, कहां का रहने वाला, जाने कुंडली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर एक शख्स ने हमला किया है। इस हमले में सीएम गुप्ता को हल्की चोट आई है और रेखा गुप्ता को गंभीर चोट नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स को दबोचकर पूछताछ शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस के सीपी ने गृह मंत्री को घटना की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस अब आरोपी की कुंडली खंगाल रही है। इसके तहत उसके अपराधी इतिहास और संभावित राजनीतिक संबंधों की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में शख्स की पहचान 41 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है। आरोपी शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि राजेश ने जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को कुछ कागज सौंपे और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया है। उनसे पहले पत्थर फेंकने की कोशिश की लेकिन असफल होने पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उनके बाल खींचने की भी कोशिश की लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने दबोच लिया। वहां के लोगों की माने तो ये शख्स सरफिरा लग रहा था। बुधवार सुबह 8 बजे जब सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी तो आरोपी शख्स 7वें नंबर पर था लेकिन वो अचानक ही सीएम रेखा गुप्ता की तरफ बढ़ा और उन पर हमला कर देता है। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना ने न केवल सियासी हलकों में हलचल मचाई है बल्कि आम जनता के बीच में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आर अश्विन का फूटा गुस्सा, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने के फैसले पर सिलेक्टर को लिया आड़े हाथ। बीसीसीआई की चयन समिति के प्रमुख अजीत अजहर ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया लेकिन इस टीम चयन ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा युवा ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करना। वहीं दूसरी ओर सुमन गिल की वापसी हुई और उन्हें उप कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। जायसवाल के ड्रॉप करने पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने भी नाराजगी जाहिर की। दरअसल यशस्वी जायसवाल जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के बैकअप ओपनर के रूप में जगह बनाई थी, अब अचानक उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम स्क्वाड में शामिल नहीं करके हर किसी को हैरान कर दिया। इस फैसले ने उनके करियर पर बड़ा असर डाला है। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के बाद उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और हालिया समय में भारत के सबसे सफल युवा बल्लेबाज साबित हुआ है। चाहे टेस्ट हो या T20 उन्होंने हर मौके पर खुद को साबित किया। फिर भी टीम से बाहर होना उनके लिए बड़ा झटका है। चयन को लेकर अनुभवी स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। अपने YouTube चैनल पर अश्विन ने कहा कि जायसवाल के टीम से बाहर होने का असर उनके खेलने के अंदाज पर पड़ सकता है। अश्विन ने आगे कहा कि जायसवाल को जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला उन्होंने इसे दोनों हाथों से लिया। आपने उन्हें किसी भी फॉर्मेट में खेलने का मौका दिया, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और इस शानदार प्रदर्शन के अलावा कोई और क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने जायसवाल की T20 स्ट्राइक रेट 165 का जिक्र करते हुए बताया कि ऐसे खिलाड़ी मिलना मुश्किल है जो टीम के लिए निर्वक्त खेलते हैं। भारत में पीएम, सीएम और मंत्री के लिए पद छोड़ने का बन रहा नियम, जाने दूसरे देशों में क्या कानून। भारत में जब किसी नेता पर भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर अपराध का आरोप लगता है तो जनता और विपक्ष की तरफ से सवाल उठते हैं कि क्या अब वो पद पर बने रहेंगे। हम सभी ने कई बार देखा है कि कुछ नेता गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद पर बैठे रहते हैं। ऐसा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के समय में देखा गया था, जब उन्हें जेल में रहने के दौरान भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसमें न सिर्फ जनता का भरोसा टूटता है बल्कि लोकतंत्र की छवि भी खराब होती है। ऐसा ही हालत से निपटने के लिए अब संसद में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। एक नया संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है जिसका मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप चला जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है नया नियम, क्या कहता है, कैसे काम करेगा और दूसरे देश में इसे लेकर क्या कानून है। नया संविधान संशोधन बिल भारत के संविधान में 2 जरूरी अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में बदलाव की बात करता है। ये दोनों अनुच्छेद केंद्र और राज्य के मंत्रियों के पद और नियुक्तिकरण से जुड़ा है।
अनुच्छेद 75 में प्रोविजन 5A और अनुच्छेद 164 में ऐसा ही एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री सभी पर लागू होगा। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होते हैं जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और वह 30 दिन तक पुलिस हिरासत में रहता है तो वह 31वें दिन वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद ही आरोप में फंसा है और इस्तीफा नहीं देता तो उसे भी उसका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। भारत में कई उदाहरण हैं जब नेता गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद से नहीं हटे। ऐसे मामले में सरकार की छवि खराब होती है और विपक्ष बार बार इस्तीफा की मांग करता है। इस बिल के बाद विपक्ष को इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर कोई मंत्री जेल में है और बेल नहीं मिलती है तो 30 दिन के बाद उसका पद अपने आप चला जाएगा। अगर किसी मंत्री को ऐसा अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और वह 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो या तो उसे इस्तीफा देना होगा या 31वें दिन वो अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। भारत के इस नए नियम की तुलना अगर हम अन्य लोकतांत्रिक देश से करें तो पाया जाएगा कि वहां पर नेताओं की जवाबदेही और नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कई देशों में इस तरह का नियम है जहां किसी मामले में आरोप लगते ही इस्तीफा देने का नैतिक दबाव आ जाता है, जैसे इजराइल, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में कई बार बिना कोर्ट के फैसले के ही सिर्फ जांच के आधार पर इस्तीफा दिया गया है। इन देशों में नैतिकता और जिम्मेदारी को बहुत महत्व दिया जाता है। कई बार नेता सिर्फ अफवाह के कारण भी पद छोड़ देते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ अगर कोई गंभीर मामला साबित होता है तो इंची चमेट की प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है।